गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार आप मुझे लाइव देख पा रहे होंगे और चाय पीते हुए क्लास देख रहे हैं तो चाय को साइड में रखें, पेन को हाथ में उठाएं, है ना। तो एक बार बताओ कि कैसा चल रहा है सेशन आपका जो है ये सामने, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बाकी क्लासेस कैसी चल रही हैं, ये बताओ है। फटाफट से जवाब दो। स्टार्ट हम कर चुके हैं, देख पा रहे हो या नहीं ये बताओ। हेलो कोमल, पेडागोजी स्पेशल बैच, सुपर टेट केवीएस, बिल्कुल ज़्यादातर एग्जाम वहाँ पे कवर हो जाएंगे। धन्यवाद आशुतोष, दूसरी क्लास में थे हम अभी। अच्छा हेमलता, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये सारी क्लासेस अलग हो जाएंगी आपकी लर्निंग चैप्टर के बाद। तबीयत पहले से बेटर है, एनर्जी पहले से बेटर है। एक्चुअली कल इनके सिस्टम में भी कुछ दिक्कत थी, फिर पड़ोस में ही एक अनफॉर्चुनेट सी घटना घट गई, तो तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, बट फिर भी मैं ले तो लेती। तो इसलिए कल पूरे टाइम छुट्टी ही करनी पड़ी, यूट्यूब की भी, यहाँ भी, है ना। खैर होता है ऐसा कभी कभी। आई एम होम आइसोलेटेड ड्यू टू कोरोना। अविनाश कह रहे हैं, अविनाश ध्यान रखिए, बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत ही तेजी से, है ना। लाइफ का ध्यान रखना, इस टाइम पे चुप बैठ के घर में तैयारी करते रहो और ध्यान भी रखो अपना। ठीक है पूजा, धन्यवाद, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है वो है बेंड्यूराज सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हालांकि इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बेंड्यूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है बात, बहुत बढ़िया जी चेतना। हाँ, लर्निंग चैप्टर के बाद होंगी यादव जी, जो क्लासेस आपकी अलग होनी है वो लर्निंग चैप्टर के बाद होंगी। बहुत बढ़िया प्रगति, हाँ कोशिश चल रही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए चीजें। ठीक, लर्निंग की शीट मिल गई होगी, हाईलाइटेड वाली भी मिल गई होगी। बहुत बढ़िया ले लीना। ठीक, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। एल्बर्ट बेंड्यूरा, ये बाकी लोगों से अलग रहे। अब तक की जितनी भी थियरीज हमने पढ़ी, हमने बात की पैवलव की, हमने बात की स्किनर की, थॉर्नडाइक की, कोहलर की, इन सब की हमने बात की। ज्यादातर लोगों का जो प्रयोग है वो जानवर पर है, यानी पशुओं पर है ना। यहाँ बात है ऐसी, जी प्रीति, यहाँ बात ऐसी, इन्होंने कहा कि समाज में रहता है मनुष्य और एक दूसरे को देख करके सीख सकता है, एक दूसरे का अनुकरण करके सीख सकता है, एक दूसरे को ऑब्जर्व करके सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जानवर जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वही चीज आप इंसानों पे थोप देंगे, है ना। इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट बात की बाकी लोगों की अपेक्षा। ठीक, हाँ कोमल, अभी तो बताया कमल। कुछ अनफॉर्चुनेट एक सामने आंटी है, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए कल मजबूरी रही छुट्टी करने की, थोड़ा माहौल था नहीं आसपास क्लास लेने का। देखो, अगर हम बात करें एल्बर्ट बेंड्यूरा की, अगर हम बात करें एल्बर्ट बेंड्यूरा की, मार्कशीट भी दे दी है आपको। एल्बर्ट बेंड्यूरा जिन्होंने जिन्होंने ये थियोरी दी है, ठीक। एल्बर्ट बेंड्यूरा की यदि हम बात करें तो एल्बर्ट बेंड्यूरा एक सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी ये सामाजिक संज्ञानवादी अधिगम करता है। ठीक है, ये बात कोई समस्या परेशानी? विच कंट्री, इनका जन्म कनाडा में हुआ था, यूएस का पड़ोसी देश कनाडा, कनाडा में हुआ था। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी भी प्रोफेसर हैं, 96 साल के, 96 ईयर्स ओल्ड हैं, बट बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। 1977 के अराउंड ये थियरी आई थी, 1977 के अराउंड, है ना। और अगर हम बात करें तो इस थियरी का कई नाम है, इनको कई चीजों की वजह से ये फेमस है बेंड्यूरा, प्रोफेसर बेंड्यूरा कह सकते हैं। बहुत ही छोटे से स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की और बाद में इन्होंने पाया कि इंसान के खुद के जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो इन्होंने रिसर्च में, ये बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, वहां से इन्होंने फिर पढ़ाई की। बहुत सारी चीजें के बारे में है ना नेहा, कोई भी ब्लॉग्ड नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, यानी बोबो डॉल पे प्रयोग के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा इन्होंने जोकर जो होते हैं, जो आप सर्कस में देखते हैं, उन पे भी एक प्रयोग किया। ठीक, अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकनात्मक अधिगम। जब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, तो आप सीख लेते हैं। रोटी बनाना, लूडो खेलना, कैरम खेलना, बैट पकड़ना, इतनी सारी चीजें डेली लाइफ में जो देख करके सीख लेते हैं आप। ठीक, फिर है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा अलग है इनकी थियरी में, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे आगे। सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक, कई लोग कह रहे थे जो पेडागोजी स्पेशल बैच 2 है कि उसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लास डाली जाए, तो अभी मेरा डिस्कशन भी हुआ है और कंक्लूजन यही निकला है कि कोई भी रिकॉर्डेड क्लास लाइव बैच में नहीं डलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि अभी जब आपका बैच अभी शुरू है, तो जब रोटेशन में आएगा, अगर रिकॉर्डेड बैच आना होगा तो वो अलग से आएगा, लाइव क्लासेस ही इसमें रोटेट होकर के चलेंगी। ठीक, सारी क्लासेस लाइव होती है, रिकॉर्डेड नहीं डलेगी, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जो टॉपिक रह गए पेडागोजी स्पेशल 1 में पहले हो गए, वो आपके बाद में होंगे। ठीक है बात। हाँ, थोड़ी सी तो तबियत डाउन चल रही है वर्षा, थोड़ी बहुत तो मैं थकान आजकल लगती ही है आप लोगों को, मुझे ही फील होती रहती है हर टाइम। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब इस थियरी के बाकी नाम क्या है, इसके कुछ अदर नेम्स है ना इस थियरी के। अगर हम बात करें तो थियरी का नाम है सोशल लर्निंग थियरी, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक, दिया किसने है? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। एक्सपेरिमेंट बोबो डॉल, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बोबो डॉल, गुड़िया एक तरह से हम कह सकते हैं। अदर नेम्स क्या हैं इस थियरी के? मॉडलिंग थियरी कह दिया जाता है इसको, मॉडलिंग थियरी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे। बोबो डॉल और एक जोकर पे प्रयोग। ठीक, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये फेमस है। आवाज नहीं आ रही किसी को, क्या कर सकते हैं, अब आपको नहीं आ रही आवाज तो देखो।
देखो एक बार। जी विवेक सही कह रहे हो, वैकेंसीज तो थोड़ी सी ढीली ही चल रही है कोरोना की वजह से। अदर नेम्स ऑफ दिस थियरी, इस थियरी के बाकी नाम। अदर नेम्स ऑफ दिस थियरी, देखो एक नाम है SLT, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी सोशल लर्निंग थियरी। फिर है इसके बाद दूसरा नाम सोशल कॉग्निटिव थियरी, इसका नाम बाद में बदल करके SCT हुआ। SCT कैसे हुआ? SCT कैसे हुआ नेहा बताओ एक बार। SCT इसलिए हुआ धन्यवाद सोनू, क्योंकि इन्होंने बाद में पाया कि जो व्यक्ति है उसका संज्ञान भी इन्वॉल्व है, उसका दिमाग भी इन्वॉल्व है लर्निंग में। ठीक है, एक पर्सन इन्वॉल्व है, तो इसका दूसरा नाम सोशल कॉग्निटिव थियरी, संज्ञान, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं है ये वाइगॉस्की वाला, वाइगॉस्की अलग है, वो समाज और संस्कृति से सीखने की बात करते हैं, ये बात अनुकरण की कर रहे हैं, बस इनकी थियरी के नाम कई हैं। ठीक, सोशल कॉग्निटिव थियरी, सोशियो कल्चरल थियरी नहीं है, तो मिक्स मत कर देना दोनों बातों को। फिर है आपका मॉडलिंग थियरी, इसको कह दिया जाता है। मॉडल भाई किसको कहते हैं आप? जिसको देख करके आप अनुकरण कर सकें या कोई बिहेवियर सीख सकें, कोई व्यवहार सीख सकें। मॉडलिंग थियरी भी हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो। इमिटेशन थियरी यानी अनुकरण का सिद्धांत, कि नकल करके बच्चा सीखेगा, अनुकरण का सिद्धांत। ठीक, सॉरी, देखिए एक बार। फिर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी अवलोकनात्मक सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी, यानी अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है। सेल्फ एफिकेसी अभी बताएंगे बताएंगे। ठीक, ये सारी बातें क्लियर है या नहीं है? थियरी शुरू होने से पहले कई लोगों को महत्व जानना है, कई लोगों को कुछ और जानना है। यार पहले थियरी पूरी होने दो। जैसे कई लोगों को बैच खत्म होने से पहले ये जान लेना है कि ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। पहले पूरा बैच पढ़ो और तब पता लगेगी, स्पेशली जो पेडागोजी स्पेशल पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको मुंह जबानी नहीं बता सकती हूँ कि क्या क्या होगा, बहुत कुछ है उसमें जो होगा, बट पेशेंस के साथ एक एक चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। सिंपल है, 3 बजे वाली क्लास आपकी रिज्यूम हो जाएगी इस चैप्टर के बाद, हो सकता है कल से ही कर दें। जी दीप्ति मैं ध्यान रख रही हूँ अपना। सोशल लर्निंग थियरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये हुआ एक नाम। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत सोशल कॉग्निटिव थियरी, दूसरा नाम। मॉडलिंग थियरी को मॉडलिंग थियरी ही लिखेंगे। इमिटेशन यानी अनुकरणात्मक सिद्धांत। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। या फिर प्रांजल त्रिपाठी, प्रांजल फर्स्ट क्लास आपकी बहुत बढ़िया, पहले की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हुई होंगी, एक बार देख लेना जो लाइव हो गई हैं, जिन्होंने भी अभी लेट ज्वाइन किया है। ठीक, अगर हम बात करें, हाँ दीपिका कह रही हैं आप झूठ बोलते हैं, आती तो नहीं है 3 बजे। यार अभी वही तो चल रहा है ना कि दोनों क्लासेस जो हैं वो मर्ज क्लास चल रही हैं, तो या तो 3 बजे होगी या तो 7 बजे होगी। अभी फिक्स दोनों में से एक टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइम दोनों ही हैं आपके। तो जब तक मर्ज चलेगा तब तक ऐसे ही रहेगा, किस दिन 3 बजे होगी, किस दिन 7 बजे होगी। जिस दिन अलग अलग हो जाएंगी क्लास तो 3 बजे अलग होगी और 7 बजे अलग होगी, है ना। इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? इतनी बात क्लियर है भाई। सोशल लर्निंग थियरी, सोशल कॉग्निटिव थियरी, मॉडलिंग थियरी, इमिटेशन थियरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी, ये सब लिख लीजिए, बिठा लीजिए दिमाग में। बहुत बढ़िया ललिता, आगे बढ़े तो अगेन इन्हीं सब चीजों के लिए इनको जाना जाता है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए, सेल्फ एफिकेसी के लिए, सोशल लर्निंग थियरी के लिए। ठीक है शंभू, आगे बढ़े। एग्जाम जब होंगे तो धड़ाधड़ होंगे, अभी फोकस करो तैयारी पे। देखो अभी तो सभी के लिए मुसीबत का समय है, बट तैयारी तो नहीं छोड़ सकते हो ना। एक भी अटेम्प्ट मिलेगा तो उसमें भी इतनी भीड़ और इतना कंपटीशन होगा, तो इसलिए तैयारी इतनी अच्छी कर लो, एक एक चीज इतनी अच्छे से आती हो आपको जिसका हद नहीं है। ठीक, आने वाली है 4000 MCQ वाली बुक, इंग्लिश में ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बोबो डॉल स्टडी, ये है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल प्रयोग। ठीक, बोबो डॉल प्रयोग क्या था बताइए? डलवा दी है सिमरन लर्निंग की शीट। बोबो डॉल प्रयोग था क्या? बेंड्यूराज मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट वाज द 1961। 1961 में इन्होंने बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। भाई ये थ्योरी देने से पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए होंगे, है ना। बहुत बढ़िया सोनू। अगर हम बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इन्होंने एक फिल्म बनाई। ही मेड अ फिल्म इन विच एन अडल्ट मॉडल, अडल्ट मॉडल मतलब एक मॉडल, कोई भी वो व्यक्ति जो करके दिखाए आपको कुछ। आपके लिए टीचर मॉडल हो सकता है ना, आपके लिए कोई एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जैसे मॉडल्स यूज करते हैं, जैसे सोलर सिस्टम का मॉडल ले जाते हैं आप, जिसको देख करके आप सीख सकें। तो एक अडल्ट मॉडल है उस मूवी में, एक एक्टर मान लीजिए, जो जिसमें दिखाया गया है इस मूवी के अंदर, इस फिल्म के अंदर, इस पिक्चर के अंदर, कि जो एक अडल्ट है वो बीटिंग अप अ बोबो डॉल, एक बोबो डॉल को मुक्के मारा है, बार बार पंच कर रहा है एक अडल्ट मॉडल, एंड शाउटिंग अग्रेसिव वर्ड्स, और बहुत ही बुरे बुरे शब्द, अग्रेसिव गुस्से वाले वर्ड्स बोल रहा है पंच करते हुए उस बोबो डॉल को। अब ये चीज कुछ 72 बच्चे थे, 72 बच्चे थे, 3 ग्रुप बनाए गए, 24 बच्चों के, और उनको ये वायलेंट मूवी दिखाई गई जिसमें एक बोबो डॉल है, जिसमें पंच किया जाता है, वो फिर से खड़ी हो जाती है, वो पंच किया जाता है, वो फिर से खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बनाई ही वैसी गई थी कि नीचे से भारी और ऊपर से हल्की, तो उसको पंच करो तो वो गिरती है फिर खड़ी हो जाती है ना। तो कह सकते हैं
कि ये फिल्म दिखाई गई बच्चों को जिसमें एक अडल्ट मॉडल है जो मुक्के मारता है उस बोबो डॉल को और कुछ बुरे शब्द बोलता है, अग्रेसिव आक्रामक व्यवहार करता है, तुझको मारूंगा या जो भी है, और ये चीज बच्चों को दिखाई जा रही है। तो ये पाया गया कि जिन बच्चों को ये अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया गया और जिनको ये प्यार वाला बिहेवियर दिखाया गया, तो अग्रेसिव बिहेवियर को जल्दी से बच्चा एक्वायर कर लेता है। जब वो देखता है आक्रामक व्यवहार अपने आसपास होते हुए, वो उसको तुरंत एक्वायर कर लेता है। गालियां भी हम ऐसी सीखते हैं, मारपीट भी कई बच्चे ऐसी सीख लेते हैं क्योंकि उन्होंने होते हुए देखा है वो अपने आसपास, है ना। दिवाली कह रही है हमारे पास है ऐसी डॉल, हाँ जिनके घर में बच्चे हैं हो सकता है उनके पास हो। द फिल्म वॉज देन शोन टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वही बात, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को ये मूवी ये फिल्म दिखाई गई। उसके बाद बच्चों को एक रूम में उस बोबो डॉल के साथ खेलने को कहा गया। तो ज्यादातर बच्चे जिन्होंने वायलेंट फिल्म देखी थी, जिन्होंने आक्रामक मूवी देखी थी, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ज्यादा उम्मीद ये थी कि उन्होंने भी, जिन्होंने डॉल को पीटते हुए देखा था, उन्होंने भी सेम एक्शन को इमिटेट किया, अनुकरण किया, नकल की उसकी। इसीलिए इसको अनुकरणात्मक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं उसको हम अनुकरण करते हैं या नकल करते हैं। ठीक, तो अनुकरण किया और खुद भी ऐसे ही वर्ड्स बोले, है ना। हाँ, जैसे गलत बातों पे जल्दी ध्यान जाता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे 1000 लोग या लाख लोग ये कहते हैं कि आप अच्छा डिस्कशन करती हैं, हमें समझ में आता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता पूरी दुनिया को ही समझ में आता हो सकता है 2 लोग ऐसे भी हों जो ये कहें आपको तो पढ़ाना नहीं आता, हमें तो समझ नहीं आता, है ना। या कुछ भी भद्दा कोई भी कमेंट करके चले जाए, क्योंकि इंटरनेट पे यहाँ तो आप चलो कोर्स में है तो सारे सेंसिबल लोग हैं, क्योंकि फीस लगी है तो आप ऐसे तो आ नहीं गए कि बस ठीक है चलो हिमांशु को बुरा भला बोलने में चलते हैं, है ना। लेकिन जब फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पे तो वहाँ क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आउट ऑफ जेलेसी या कुछ भी बुरा बोलना है, लेकिन ध्यान हमारा ज्यादा कहाँ जाता है, ज्यादा ध्यान वहां जाता है। अगर एक व्हाइट पेपर पे एक ब्लैक डॉट लगा दीजिए तो इस डॉट पे ध्यान जाता है, ये नहीं देखता कि पूरा पेपर व्हाइट है। तो दिमाग इस तरीके से काम करता है कि अग्रेसिव बिहेवियर या जो खराब बिहेवियर है उसको हम जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं, देख करके उसका प्रभाव जल्दी हो जाता है हम पे। अच्छी चीजें सीखने में बहुत ही मेहनत लगती है ना, क्योंकि आसान है ना, गुस्सा करना, मारपीट करना, ये सब सीख लेना, अग्रेशन आक्रामक व्यवहार सीख लेना इज सो इजी कंपैरेटिवली कि आप पेशेंस सीखें, है ना। बिल्कुल, ये बात क्लियर है या नहीं? क्या कहती है किरण जी? तो हम कह सकते हैं बोबो डॉल स्टडी जो है, बोबो डॉल प्रयोग जो है, वो बेंड्यूरा का मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो बहुत ज्यादा फेमस है ना। जिसमें एक बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को रखा गया, जिनको ये दिखाया गया उस फिल्म में कि वो एक मॉडल है जो मारपीट कर रहा है एक बोबो डॉल के साथ, उसको पंच करता है और वो फिर से खड़ी हो जाती है। जिन बच्चों ने ये व्यवहार देखा उन्होंने इसी को प्रदर्शित किया, जिन्होंने प्यार करने वाला व्यवहार देखा वो नॉर्मल रहे बोबो डॉल के साथ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये है बोबो डॉल, ये क्या है, बोबो डॉल है। ये एक बच्चा है जिसको पंच कर रहा है, एक अडल्ट मॉडल है। ये मूवी कोई और देख रहा है। अब जिन्होंने इसको पंच करते हुए बीच में देखा वो भी पंच ही कर रहे थे। देखो, जैसे जिन ग्रुप में बच्चों ने बोबो डॉल को पंच करते हुए देखा तो वो भी इसके साथ मारपीट, आक्रामक व्यवहार, गाली गलौज कर रहे थे। तो हम इमिटेट करते हैं, हम अनुकरण करते हैं बिहेवियर का जिसको हम देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं इस पर हमारा जोर हो। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ गलत चीज देख रहा हो। जैसे आपको याद होगा शिनचैन को बैन कर दिया गया था, बहुत पहले की बात है ना शालिनी? बिल्कुल, मैं आपको देख पा रही हूँ, शिनचैन को बैन कर दिया गया था। शिनचैन क्या है, कार्यक्रम है जो किस पे आता है, एक टीवी पे आता है। अब उसमें वो बच्चा थोड़ा बहुत ज्यादा वाहियात कई बार जवाब दे देता है घर वालों को, फनी तो लगता है लेकिन कई बार बच्चे उससे गलत चीजें सीख सकते हैं, है ना। मेरा भाई भी इवन, तो वो वैसे वैसे जवाब जो शिनचैन देता है, ठीक, तो उस कई कंट्री में बैन है बिल्कुल। तो उस केस में क्या हुआ, बैन क्यों किया गया? क्योंकि जो आप देख रहे हैं स्पेशली कम उम्र में 18 साल तक, कई सारी मूवीज होती हैं जो 18 साल की उम्र तक के लिए होती ही नहीं है, अडल्ट्स के लिए होती हैं सिर्फ। जैसे वो मूवी आई थी कबीर सिंह, आई थिंक वो जो शाहिद कपूर की आई थी, 18 साल से कम के लोगों के लिए आई थिंक वो अलाउड नहीं है। कई बार 16+ होती हैं कुछ मूवीज। एज का रेस्ट्रिक्शन है कि अगर कम उम्र वाला बच्चा ऐसी अग्रेशन वाली चीजें देखेगा, गाली गलौज देखेगा, इंटीमेट चीजें देखेगा, तो हो सकता है कि उस पर गलत प्रभाव पड़े। वहीं अगर आप उल्टा देखें, जैसे कोई कह रहा है, शिवम कह रहा है मैंने आईपीएस की मूवी देखी थी, आप तक मन में एम है, तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इंस्पिरेशनल है, जो आपके भविष्य का निर्माण करे, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब नेहा कह रही है आपको अच्छी नहीं लगी क्या कबीर सिंह, है ना। देखो, एक मूवी के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे ठीक मूवी है, एक पैशन है, सब कुछ है, जो भी है व्हाटएवर इट इज, बट कमजोर दिमाग या जो लोग जल्दी से चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं या बह जाते हैं भावनाओं में, रियलिटी से दूर भागते हैं, उनके लिए नहीं है। 18 साल से कम के बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या हो जाएगा कि ये तो बहुत ही कूल बात है, सिगरेट पीना, गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारना, दारू पीना, ये सारी चीजें क्या है, बहुत नॉर्मल है, ये तो ऐसा तो होता ही है ब्रेकअप के बाद, है ना। तो ये सब चीजें एक 16 साल के बच्चे के लिए फैंटेसी बन जाएंगी अगर आप उसको ये मूवी दिखाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है ना, फिर प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब वो जो लड़की है उसमें मूवी में, मूवी इज गुड, अगर देखनी है तो देख सकता है कोई भी, बट उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं है। वो एक पपेट के जैसी है कि जिसको बस हाँ ना, और वो बनी ही प्यार करने के लिए थी कि ठीक है एक कबीर सिंह आएंगे और बस यही होगा, है ना। तो वो बहुत ही उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज ऐसी बनती है जिनमें लॉजिक की बहुत कमी होती है, बट ठीक है। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हम बच्चों को क्या दिखाएं, उस पर फोकस होना चाहिए। अगर हम उन्हें कुछ अच्छा दिखा पाए तो क्या होगा, बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है, बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं, बहुत अच्छा अनुकरण कर सकते हैं। बट अगर हम उन्हें अग्रेसिव या ऐसी चीजें कम आयु में दिखाने लग गए, तनाव एवं तूफान वाली आयु में दिखाने लग गए, तो क्या होगा, वो जीवन भर के लिए एक नेगेटिव बिहेवियर एक्वायर कर लेंगे, जो कि गलत है। तो हम बच्चों के सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए, उस चीज के प्रति हम सेंसिटिव होने चाहिए। यही कहती है बेंड्यूरा की थ्योरी। ठीक, क्लियर है बात? तो ये एक बेसिक सी बात है। अब बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। बोबो डॉल एक ऐसी डॉल है जिसको पंच किया जाए तो वो फिर से खड़ी हो जाती है। अग्रेसिव बिहेवियर जिन बच्चों ने देखा उन्होंने भी आक्रामक व्यवहार को ही उसका पुनरुत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण किया, जिन्होंने प्यार करते हुए देखा वो नॉर्मल थे। ठीक है, हाँ 3 इडियट दिखा सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अग्रेसिव बिहेवियर बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन कैन लर्न अग्रेशन। अग्रेसिव बिहेवियर
from seeing and hearing such acts. इसका मतलब क्या है अभी समझेंगे, है ना। हम कह सकते हैं, इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे क्या है, कुछ आक्रामक व्यवहार को देख करके, यानी सीइंग, देख करके और सुन करके सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं, है ना। चाहे जैसे अगर आप ये देखते हैं, हाँ, गुंजन सक्सेना मूवी क्या है, मोटिवेशन के लिए है ना। अगर हम बात करें तो ये जैसे बॉक्सिंग है या दंगल देख रहा है कोई, तो उस चीज का प्रभाव पड़ेगा, तो हम दिखाएं क्या, उस चीज के लिए हमें सेंसिटिव होना जरूरी है। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। अब इसको परस्पर जो भी कहेंगे, एक बार डिटर्मिनिज्म का किसी को याद हो तो बताओ। हाँ, यूट्यूब पर क्लास होगी आज, है ना। अगर हम बात करें रेसिप्रोकल यानी परस्पर, ये डिटर्मिनिज्म का हिंदी वर्ड किसी को आता हो तो बताओ। यहां तक की बात सबको क्लियर हो तो बताओ। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी इस थ्योरी में काफी चीजें हैं जानने के लिए। मेरी कोशिश ऐसी है कि आप जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो आपके दिमाग में बैठ जाए वो थ्योरी। एग्जाम्स में टाइम है लेकिन सिलेबस भी अंतहीन है साइकोलॉजी का। ठीक है, समझ पा रहे हो, क्लियर है बात। टीचिंग, मेरी मम्मी को आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद है। मेरे साथ मम्मी और भाई देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। दैट्स ग्रेट, है ना। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक देख के। कभी मौका मिला तो हम लोग ऑफलाइन में भी कभी पढ़ेंगे साथ में, है ना। चलो फिर 5 मिनट रुकते हैं, इतना आप रिवाइज कीजिए, मैं आती हूँ।
देखना एक बार। लॉज ऑफ गेस्टाल्ट अलग से तो नहीं पूछता है जनरली, बस आपको पता होना जरूरी है। एक बार पूछ लेगा कि सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा कि किसका सिद्धांत है, तो आपको पता होना चाहिए गेस्टाल्ट बात से जुड़ा हुआ सिद्धांत है अगर सिमिलैरिटी की बात हो रही है तो, है ना। अरे बहुत बड़े वानी कर रही हैं आपने, इतनी देर में ब्रेक लिया, मैंने बेटी को रोटी सेक के खिला दी, 5 से 6 मिनट लगे होंगे। और मतलब इसको स्मार्टनेस कहते हैं कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। ये हम सभी इसमें कभी कभी पीछे रह जाते हैं, बहुत ही खुशी की बात है, माओ की बात ही अलग है, ये काम कोई और नहीं कर सकता, मतलब बहुत बड़ी बात है। चलो देखो, हाँ लॉकडाउन होता रहेगा, केवीएस को बहाना मिलता रहेगा, सही कह रहे हो बिल्कुल, ये बात तो है। चलिए ये बताओ, आज मेरी सेकंड क्लास है, सही है, इसका किसी ने हिंदी मीनिंग देखा कि नहीं देखा, फटाफट से बताओ। अच्छा कविता कह रही मेरी बात नहीं सुनते आप। देखो कविता, अभी इसमें बहुत बड़ी कहानी है समझने को। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद कह सकते हैं, है ना, परस्पर नियतिवाद, या एग्जैक्ट वर्ड कुछ और भी हो सकता है इसके लिए, परस्पर नियति, बहुत ही खराब हालत हो गई है हिंदी की तो आजकल, इतना टाइम हो गया ना, ठीक सही लिख रही हूँ। नियतिवाद मतलब रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है, बेंड्यूरा कहते हैं ये एक ट्राइंगल के जैसा है कि बीपीई से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी बिहेवियर, यानी व्यवहार, एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसके एनवायरमेंट को प्रभावित करेगा, यानी उसके पर्यावरण को प्रभावित करेगा, है ना, उसके पर्यावरण को प्रभावित करेगा, और जो पर्यावरण है ये व्यवहार को प्रभावित करेगा, और व्यवहार व्यक्ति को प्रभावित करेगा, यानी पर्सन, या कॉग्निशन भी कह सकते हो आप, संज्ञान, जिसमें दिमाग लगे व्यक्ति का, ठीक है। यानी व्यक्ति अपने आसपास के एनवायरमेंट को प्रभावित करता है, एनवायरमेंट व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति अपने बिहेवियर को प्रभावित करता है ना, बिल्कुल दे देंगे पलक पलक, क्लियर है ये बात। हम कह सकते हैं, हाँ ठीक है वफा, बिहेवियर पर्सन को इंपैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, पर्सन एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट बिहेवियर को, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आप जो भी अपने एनवायरमेंट में करते हैं वो आपके एनवायरमेंट को प्रभावित करता है, जी प्रियल, और जो आपके एनवायरमेंट में होता है, जैसे मेरे यहाँ कल मैंने आपको बताया डेथ हुई तो छुट्टी की मैंने, ऐसा नहीं है कोई घर में आकर के बात कर रहा था कि भाई छुट्टी कर दो, बट एक माहौल ऐसा हो जाता है, जो आपका एनवायरमेंट है वो आपके बिहेवियर को उसने प्रभावित किया, और मेरे संज्ञान को भी कुछ हद तक प्रभावित किया होगा, कुछ मेरे दिमाग में थॉट भी चले होंगे, है ना, कि लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है, या अभी मेरे फादर की डेथ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल कुछ महीने ही हुए हैं, तो वो पूरा दिमाग में शुरू हो जाता है आपके चलनी चीजें। तो जो एनवायरमेंट है वो बिहेवियर एनवायरमेंट को और पर्सन को प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। ऐसे ही अगर हम स्कूल के टर्म में इसको देखना चाहें, स्कूल का एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें, तो बच्चे का जो एनवायरमेंट है अच्छा, जहां पढ़ाई हो रही है, प्रॉपर प्रेयर हो रही है, कोई अगर माहौल है किस चीज का, किसी सेलिब्रेशन का, किसी फेस्टिव का, तो स्कूल में बच्चे का जो एनवायरमेंट है वो पढ़ाई का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो बिहेवियर उसके हिसाब से बच्चा चेंज होगा, वो भी अपना डांस वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, वो उसका जो संज्ञान है, जो उसका कॉग्निटिव लेवल, जो उसका बुद्धि का स्तर है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीजें भी प्रभावित होंगी, ठीक। हाँ नहीं रश्मि, क्लास तो 7 बजे शुरू हो गई थी, 7 के करीब, ठीक। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अरे धन्यवाद हामिदा, बिल्कुल शिखा, कमेंट शो हो रहे हैं। तो बिहेवियर एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट पर्सन को, ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, इसलिए इसको रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, यानी परस्पर नियतिवाद कहते हैं। मैंने जो 56 क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए उनको मार्क करके आपको पीडीएफ में दे दिया है, एक नई पीडीएफ होगी जो आपको मिल गई होगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी, अब तक मैंने अपलोड करा दिया, साथ के साथ सारी पीडीएफ मिल रही है, ठीक। ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगल है एक तरीका का, परस्पर नियतिवाद का ट्रायंगल है। व्यवहार यानी जो व्यक्ति के एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं वो, पर्सन यानी इंसान खुद, जो उसकी इंटरनल कॉम्पिटेंसीज हैं, जो उसके अंदर इमोशनल एंड फिजिकल जो उसके एस्पेक्ट हैं, जो उसका संज्ञान है, वो सबका अलग अलग होगा, है ना, सब एक चीज को अलग अलग तरीके से लेंगे। एनवायरमेंट यानी जो वातावरण है, जो एक्सटर्नल चीजें जो हो रही हैं, ठीक, इसमें स्पेसेस, लॉज आपके यहाँ क्या हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सिखा नहीं शिक्षा नाम है, ठीक है जी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? हिंदी में ये सारी चीजें मैं लिख चुकी हूँ, साथ के साथ लिख के बताती रहती हूँ आपको, परेशान मत हुआ करो बच्चों की तरह। व्यवहार, वातावरण, आपका जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक, बट आप प्रभावित करेंगे उनको, और व्यक्ति, ये पर्सन की जगह कभी कभी कॉग्निशन भी मिल सकता है, इससे दो नाम मिल सकते हैं, बिहेवियर की जगह एक्शन भी मिल सकते हैं। आई अंडरस्टैंड प्रीति जी। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट को समझें। अब इस थियरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी भी कहा जाता है। क्यों? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या है? यहाँ हम देख करके, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो हम अवलोकन करते हैं जिन चीजों का, अवलोकनात्मक अधिगम, यानी हम देख करके दूसरों को, आप किसी शादी में गए हैं, या आप इंडियन हैं, किसी जापानीज रेस्टोरेंट में गए हैं, तो वो लोग, आई थिंक मुझे लगता है वो चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, आपने देखा किसी को खाते हुए, और आपने पहले कभी नहीं खाया, आपने ऑब्जर्व किया, चॉपस्टिक को पकड़ना और खाना शुरू किया। आप या कोई भी व्यक्ति पहली बार गांव से शहर आया, कभी पिज्जा नहीं खाया था, तो वो पहले देखेगा कि कैसे खा रहे हैं लोग, ऑब्जर्व करेगा आसपास के लोगों को, एनवायरमेंट को, और वैसे ही तुरंत सीख लेगा चीजों को। ये क्या है? हम अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने एनवायरमेंट को, और रेप्लिकेट कर सकते हैं अदर्स को। अच्छा, एक और चीज इन्होंने कही कि जरूरी नहीं है कि आपने जो सीख लिया है ऑब्जर्व करके उसको आप प्रदर्शित ही करें, जब जरूरत पड़ेगी, जब समय आएगा तब कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं हर चीज जो सीख लिया उसको एक्शन में लाना ही है, जैसा कि कंडीशनिंग वाली थियरीज में होता था। ठीक है बात? ये बात क्लियर है नहीं? बताओ एक बार फटाफट से, किसी के तो मुंह से पानी आ गया ये तस्वीर देख करके, वाह बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, चाहे वो रोटी बनाना हो, चाहे वो खाना खाना हो, है ना। ये चॉपस्टिक वो डंडी जैसी होती है,
कोई कह रहा है पिज्जा अच्छा नहीं लगता। हाँ प्रीति, कभी कभी तो ठीक ही लगता है, सबकी चॉइस है ना। बाकी हाँ, अनहेल्दी बहुत है, टेस्ट का तो जैसा है ही, अनहेल्दी बहुत है। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लर्निंग का। इसको बहुत लोग गलत समझा देते हैं, है ना। क्या है वाइकेरियस लर्निंग? यानी अप्रत्यक्ष अधिगम। कि जरूरी नहीं है कि आप चीजों को डायरेक्ट खुद ही करके देखें, किसी और को करता हुआ देख करके, किसी और को करता हुआ देख करके आप सीख सकते हैं। किसी और की डांट पड़े तो आपकी भी डांट पड़ सकती है, किसी और को रीइंफोर्स किया जाए तो आप भी रीइंफोर्स हो सकते हैं, किसी और की कंडीशनिंग हो रही हो तो आप भी उसको देख करके कंडीशनड हो सकते हैं। ठीक है मनीषा, अगर हम बात करें तो वाइकेरियस मतलब अप्रत्यक्ष। वाइकेरियस लर्निंग इज अ वे ऑफ लर्निंग दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। दूसरों के अनुभवों से सीखना ही वाइकेरियस लर्निंग है, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं है, आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं या तो दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? व्हेन एन इंडिविजुअल सीज और हियर्स अ लाइव सिचुएशन। आप कोई लाइव मैच देख रहे हैं, आप खुद तो नहीं कर रहे हैं बट आप कह रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा सिक्सर हो गया है ना, 6 हिट कर दिया, किसी ने बाउंड्री हिट कर दी। ठीक, वॉचेस अ वीडियो, एक वीडियो देखते समय, एक स्टोरी सुनते समय, एक बुक पढ़ते समय, इमेजिन्स अ सिचुएशन। जो आप इमेजिन कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन में नहीं है। मान लीजिए आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं और आप खुद तो नहीं है उस स्टोरी में। बिल्कुल प्रज्वल होगा आई थिंक नाम आपका, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसी चीजें जिनमें आप डायरेक्टली नहीं है बट आप होते हुए देख रहे हैं, जैसे कोई मूवी के थ्रू आप सीख लें, कोई रेडियो सुन करके कुछ आपने सीख लिया, किसी बुक को पढ़ करके आपने सीख लिया। एक बुक तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन बुक में जो हो रहा है वो तो आप नहीं है ना। इसका दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है वाइकेरियस लर्निंग, मतलब दूसरों को करता हुआ देख करके आप सीख जाएं। इसका वाइकेरियस लर्निंग भी हो सकती है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन भी हो सकता है, वाइकेरियस पनिशमेंट भी हो सकती है। ठीक, समझते हैं तीनों ही चीजों को कि कैसे हो सकती है, फिर इसके आगे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अगर हम बात करें वाइकेरियस लर्निंग की, तो कोई भी ऐसी चीज जो आप अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली सीख लें। कई लोग इसको डायरेक्ट भी कह देते हैं, जबकि वाइकेरियस का मतलब ही है अप्रत्यक्ष। किसी बुक से, स्टोरी से, कोई वीडियो देख करके सीखना अप्रत्यक्ष अधिगम है, जैसे आप अभी सीख रहे हैं। अगर हम बात करें तो वाइकेरियस पनिशमेंट भी हो सकती है, कि जरूरी नहीं है आपको पनिशमेंट मिले बट किसी और को मिली और आपने मान लिया, यानी अप्रत्यक्ष दंड। अप्रत्यक्ष दंड, ठीक। अप्रत्यक्ष दंड का क्या मतलब है? कोई बात नहीं शिखा, अप्रत्यक्ष दंड का मतलब है आपने देखा किसी बच्चे ने हाथ उठाया क्लास में कि मैं जवाब दूंगा, उसने हाथ उठाया और मैडम ने कहा ठीक है जवाब दो। उसने गलत बताया और उसको इतनी डांट पड़ी, पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलिएट किया गया, है ना जितेंद्र, धन्यवाद। पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलिएट किया गया, उसकी बेइज्जती की गई। अरे हाथ उठा रहे थे, आंसर तो दिया नहीं जाता, पता नहीं कुछ भी बोलते रहते, तुमको तो कुछ आता ही नहीं, सब हंस रहे हैं। अब उस एक बच्चे की डांट जब पड़ी है तो बाकी बच्चों को भी पनिशमेंट मिल गई है अपने आप, वो खड़े नहीं होंगे अगली बार हाथ उठाने से, संकोच करेंगे कि कहीं मेरी भी डांट ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष दंड मिल गया बाकी सबको भी। अप्रत्यक्ष रीइंफोर्समेंट भी तो हो सकता है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है बढ़ावा देना किसी चीज को, मोटिवेट करना एक तरीके से, दो अलग शब्द हैं बट कह सकते हो। अप्रत्यक्ष पुनर्बलन, घर में एक भाई या बहन को डांट पड़ जाए, बाकी के दो बच्चे चुपचाप शांत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि इनडायरेक्टली हमें भी पड़ गई अब डांट। ठीक, अगर हम बात करें तो वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कैसे काम करेगा? आपकी गली में कोई आईएएस बन गया, अब आप भी पूरे गांव के बच्चे, मान लो एक कोई गांव में आईएएस बना, सब रीइंफोर्स हो गए कि यार हम भी बन सकते हैं उसको देख करके, है ना। किसी को कोई जवाब देने पे या रिवॉर्ड मिला फर्स्ट आने पे, तो आप बाकी के बच्चे भी क्या होगा, रीइंफोर्स फील कर रहे हैं, वो भी पुनर्बलित हो गए कि हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो वाइकेरियस लर्निंग भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकता है, रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है, कंडीशनिंग भी हो सकती है ना। हाँ, एक की डांट पड़ती है, बाकी सबको भी इंडायरेक्टली पड़ी ही जाती है, तो अगली बार बताना मम्मी वाइकेरियस पनिशमेंट दे रहे हो आप हमें भी, बेशक आप हमें कुछ नहीं कह रहे बट हमें भी इंडायरेक्टली पनिशमेंट मिल गई है। ठीक है, बात मिल जाएंगे प्रिया, वैसे तो शेयर कर दिए हैं। तो ये एक बेसिक बात है वाइकेरियस लर्निंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आप केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने गए, जो कि आप जाएंगे अगर सही दिशा में मेहनत करते रहे तो। केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने गए, हाँ, जैसे मास्क ना लगाने पे, मान लीजिए मेरे साथ कोई गया हुआ है, या मैं और आप हैं, आप कहीं और खड़े, मैं कहीं और खड़ी हूं, मैंने मास्क 2 मिनट के लिए हटाया और मेरा 2000 का चालान हो गया। अब पुलिस आई और उन्होंने कुछ नहीं सुना, चुपचाप से 2000 का चालान काट के हाथ में दे दिया। अब आपने मुझे देखा दूर से, आपको भी वो पनिशमेंट मिल गई, आप भी अब मास्क नहीं उतारेंगे, आपने भी सीख लिया। ठीक, इंटरव्यू से डर नहीं लगेगा, जब पेपर क्लियर हो जाएगा तो डर नहीं लगेगा। ये डर तब तक है जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा। पेपर क्लियर कर लो, इंटरव्यू की तैयारी हर कोई 15-20 दिन, 1 महीने में कर लेता है, यदि सही दिशा में की जाए, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। ठीक है, अभी से उस चीज के लिए इतने दुखी मत हो, और अगर सेशंस देखते हो तो इंडायरेक्टली आपकी तैयारी हो रही है। धन्यवाद शिखा आंटी को, धन्यवाद कहिए। केवीएस इंटरव्यू देने आप गए, आपसे पहले 4 और लोगों का नंबर था, एक एक करके वो बाहर आ रहे थे और आप इन चारों से पूछ रहे थे कि तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, है ना, ताकि आप इसको अप्लाई कर पाए यहाँ। वाइकेरियस लर्निंग इनडायरेक्टली आपसे नहीं पूछा बट किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, इनडायरेक्ट आप उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है? बात कोई समस्या परेशानी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब बेनिफिट्स क्या हैं वाइकेरियस लर्निंग के? ये जो अप्रत्यक्ष अधिगम है
एग्जांपल देते हैं, आपने सीडीपी कहाँ से सीखा? प्रीति कह रही हैं। प्रीति, ये एक तो सीडीपी की अगर मैं बात करूँ, इसका थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी है कि आप एज अ पर्सन लाइफ में कैसे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं और आप सीख पाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को या नहीं। पढ़ा तो बहुत सारे लोग सकते हैं, बट जो अमेजिंग वाली बात होती है वो कम लोगों में आ पाती है, क्योंकि लाइफ से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने बचपन में ही पढ़ा होता है, तो पहले टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ा था 2 साल, बट उतना बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया। मतलब जो नॉर्मल सब समझते हैं वैसे ही पेपर में लिखते हैं और ठीक है, एक अच्छी परसेंटेज बन जाती है, सब हो जाता है। फिर उसके बाद उसके बाद मैंने 2-3-4 टीचर्स से भी पढ़ा है। मेरा सीटेट तभी हो गया था। उसके बाद एक सर हैं जो जिनका संस्थान है, दीपक कुमार शर्मा उनका नाम है, तो वो बहुत अच्छी सीडीपी पढ़ाते हैं। मतलब वैसे तो वो कई सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट सीडीपी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, उनकी बुक भी है एक। तो सर के भी कुछ सेशंस अटेंड किए, उनका जो तरीका है वो डिफरेंट है। फिर साइकोलॉजी की इतनी सारी बुक्स हैं, इंटरनेट से आप सीखते हो, खुद से सोचते हो, बहुत बार आपको इंटरेस्ट है, वो सिखाने में इंटरेस्ट है, तो अपने आप चीजें फिर हो जाती हैं। बेसिकली एक्सपीरियंस है। फिर सबसे ज्यादा आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो मुझे सिखाती रही हैं इतने टाइम में, तो अब तो 4-5 साल हो गए हैं, तो एक कह सकते हैं कि एक समझ बन जाती है आपकी, जब आप इतनी जगह धक्के खा लेते हो, इतने सारे पेपर्स और ये सारी चीजें देख लेते हो, तो बहुत सारे इसमें हो जाते हैं। मैं कई टीचर से पढ़ी है, बट वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दीपक सर, वाइकेरियस लर्निंग, वो अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, बेनिफिट्स ऑफ वाइकेरियस लर्निंग। फिर मैंने वहाँ पे कुछ टाइम उनके साथ पढ़ाया भी था। वाइकेरियस लर्निंग की यदि हम बात करें, बेनिफिट्स ऑफ वाइकेरियस लर्निंग यानी अप्रत्यक्ष अधिगम के फायदे। अप्रत्यक्ष, फिर इतनी बार सीटेट दिया है, अब तो फुल ही आते हैं सीडीपी में, तो उसके अलावा कुछ एग्जाम्स दिए। ठीक, देखिए एमसीक्यू वाली बुक आ चुकी है, इंग्लिश में भी जल्दी आ जाएगी 3-4 दिन में। तो आप मेहनत देखो, लर्निंग आपके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आपका इंटरेस्ट पहली चीज, दूसरी चीज आपकी मेहनत। तो आप सीख जाएंगे। दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट पे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो आप कितना भी डीप में जा सकते हैं, अंत नहीं है उसका। देखो, अप्रत्यक्ष अधिगम यानी बेनिफिट्स ऑफ वाइकेरियस लर्निंग, इजी टू ऑब्टेन एन एक्सपीरियंस, यानी एक अनुभव को आपको प्राप्त करना आसान हो जाता है, आसानी से। अब आप यहाँ दिल्ली आकर के पढ़ लें सारे, ये तो जरूरी नहीं है ना। हाँ, क्योंकि मैं शिक्षा मैं इमिटेट नहीं कर रही हूँ किसी को, जो मेरा तरीका है वो अलग होगा ऑब्वियसली, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे अनुभव है ना जिंदगी के, तो मैं इसको वैसे देखूंगी, किसी भी चीज को लाइफ से जोड़ करके। देखिए, अगर हम बात करें इजी टू ऑब्टेन एन एक्सपीरियंस, यानी किसी भी अनुभव को प्राप्त करना आसान हो जाता है। कैसे? आप दिल्ली आकर के यहाँ मेरे साथ नहीं बैठ सकते क्लासरूम में, लेकिन आप एक करियर ऐप से या किसी भी ऐप से या यूट्यूब से, लेट्स लर्न पे आप क्या कर सकते हैं, फोन से डायरेक्टली वहीं से देख सकते हैं बैठ करके, आसान हो गया। आप किसी आईआईटी के टीचर से जाकर के नहीं पढ़ सकते, बट उसका इंटरव्यू देख सकते हैं, आसान हो गया, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट टेक्स रिस्क्स आउट ऑफ द इक्वेशन। कई बार क्या होता है, चीजों में रिस्क होता है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है उसमें जान को भी खतरा हो, लेकिन उसी की आपने वीडियो देख ली तो आसान हो गया, वो रिस्क निकल गया उस सिचुएशन से, आपने सीख लिया। इंप्रूवमेंट इन इमिटेशन एंड नॉलेज रिटेंशन, आप अनुकरण बेहतर करने लग जाते हैं, और नॉलेज रिटेंशन, आपके दिमाग में चीजें ज्यादा देर तक ठहरती हैं जब आप किसी और को करते हुए देख लेते हैं। ठीक है बात आरती? यू कैन लर्न फ्रॉम दी स्टोरीज, आप कहानियों से सीख सकते हैं, आप कहानियों से सीख सकते हैं, दूसरों से सुनी हुई कहानी किस्से से भी सीख सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। मैम आप अपना डायलॉग क्यों नहीं बोलती हैं? अच्छा, कि कोई दुख दर्द समस्या परेशानी हो तो बता दीजिए। बता दो, वैसे आज तो मुझे लगता नहीं कोई दुख दर्द होगा, इतना स्लो में डिस्कशन कर रही हूँ एक चीज को इतना क्लियर करते हुए, आसान सी थियरी है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी का, जिसके बारे में आप लोग बहुत देर से परेशान थे। ठीक, सेल्फ एफिकेसी का यानी आत्म प्रभावकारिता कहेंगे इसको, सेल्फ एफिकेसी। फिर टीचिंग का माहौल रहा है, मेरे फादर मदर सिस्टर चाचा चाची, पता नहीं पूरे खानदान में टीचर्स हैं, मामा, सब बचपन से यही चीजें देखिए, तो वो एक सेंस है या जो भी है, वो एक एप्टीट्यूड है कहीं शायद था, तो वो भी जुड़ जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें एक इंसान को बनाने में एक साथ मिलती हैं, और सबसे बड़ी चीज है उसकी विल, जो उसकी इच्छा है ना। नींबू कलर सूट यू, बहुत बढ़िया। चलिए, सेल्फ एफिकेसी की यदि हम बात करें, जबकि दीपक सर इतना डिटेल में पढ़ाते हैं कि नॉर्मल एग्जाम के लिए इंसान कई बार परेशान भी हो जाए। देखिए, चंद्रभान जी, कोई एक सिंगल वेबसाइट है ही नहीं कि जो आपको पूरी पेडागॉजी पेपर के हिसाब से पढ़ा दे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इससे तो आप टीचर तो बन जाएंगे, बट एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा अभी आपको, है ना। जैसे एक सिंपली साइकोलॉजी करके एक वेबसाइट होती थी, वेरी वेल माइंड्स है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं दुनिया भर की। तो एपीए कुछ इनकी वेबसाइट है, साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस की। सेल्फ एफिकेसी यानी आत्म प्रभावकारिता। सेल्फ एफिकेसी इज अ पर्सन्स बिलीफ इन हिज और हर एबिलिटी टू सक्सीड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी जो आत्म प्रभावकारिता है, सेल्फ एफिकेसी है, ये एक व्यक्ति का बिलीफ है, एक व्यक्ति का विश्वास है खुद की ही एबिलिटीज में, खुद की ही क्षमताओं में। मुझे पता है कि बाकी कुछ हो ना हो, जरूरी नहीं है मैं 7 सब्जेक्ट पेपर में आते हूं तो 7 के 7 बहुत अच्छे से कर दूं या करा दूं या डिस्कशन कर दूं, पढ़ा दूं या पढ़ लूं, लेकिन मुझे ये पता है, इस बात का पूरा पक्का विश्वास है, सेल्फ एफिकेसी है, कि मैं सीडीपी बेस्ट डिस्कशन करा सकती हूं और आपके नंबर बेहतर आ सकते हैं। ये क्या है? मेरी एबिलिटीज में ही, मेरी खुद की एबिलिटीज में, खुद की क्षमताओं में विश्वास है। जैसे आपका हो सकता है कि भाई मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं और ढंग से मेहनत कर ली तो एग्जाम निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, ये आप अपनी क्षमताओं में विश्वास है कि हो जाएगा ये काम। तो आपका अपनी एबिलिटीज में कितना विश्वास है, ये क्या है? यही सेल्फ एफिकेसी है। आत्म प्रभावकारिता एक व्यक्ति की किसी विशेष स्थिति में सफल होने का जो विश्वास है, क्षमता में जो विश्वास है। क्या हुआ लक्ष्मी, कैसे दुखी हो? फायदा देखोगे ना जिंदगी में अगर हर चीज में, तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, फायदा तो जीने में भी नहीं है फिर। हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड होना कह सकते हो शिफा, बिल्कुल आप इसको जोड़ सकते हो सेल्फ मोटिवेशन से, बट आपका ये विश्वास सिर्फ खाली विश्वास नहीं कि किसी ने आके कह दिया, आपका अपनी एबिलिटीज में विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये हवा में नहीं आ जाएगा, ये मेहनत से आएगा, ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होगा। ठीक है अरुण? चलिए, क्लियर होगी श्वेता बात यहाँ तक की? कोई समस्या परेशानी हो इस बात को समझने में तो मुझे बताओ। अब एक दिन मैं आपको पैवलव, इसके अलावा स्किनर, थॉर्नडाइक और इन तीनों में अंतर क्या है ये डिस्कस करूंगी, क्योंकि इन तीनों में आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जरूर होगी। ठीक है? अभी पेडागॉजी स्पेशल बैच 2 में चल रहे हैं एडमिशंस, बिल्कुल शिक्षा।
बिल्कुल कीर्ति। चलिए अगर हम बात करें तो अब एक मॉडलिंग की प्रोसेस है, स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या स्टेजेस ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब प्रतिरूपण कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में कुछ स्टेजेस हैं जिनके थ्रू बच्चा सीखेगा। मॉडलिंग या प्रतिरूपण जो आप कहना चाहें, इसके द्वारा सीखने में कुछ 4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ये है स्टेप 1 अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या है? अवधान। आपका किसी चीज पर ध्यान जाना जरूरी है। बिल्कुल हो जाएगा शिवम, आपका किसी चीज पर ध्यान जाना जरूरी है। अगर कोई अलग सी चीज होगी तो आपका ध्यान जल्दी जाता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा हो वो चीज पे आपका ध्यान टिक जाता है, आपकी अटेंशन चली जाती है। अगर मान लीजिए आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रही और ध्यान गया ही नहीं तो लर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर बिना धन्यवाद आप खा लीजिए, अगर आपका ध्यान गया है, आप अटेंटिव हैं इस क्लासरूम में, तो क्या होगा? दिमाग में चीजें रह जाएंगी। जो भी मैंने एग्जांपल्स यूज किए हैं, जो भी मैंने बातें बताई हैं, सब दिमाग में रह जाएंगे, रिटेंशन हो जाएगा। फिर आप रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे इन चीजों का, पुनरुत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे। अगर आपको पेपर पे लिखने हो खुद से, आप क्या कर सकते हो? ये थ्योरी देख ली, आप खुद से एक व्हाइट पेपर लेके बैठ के खुद लिखो कि क्या क्या याद रहा आपको। ये क्या है? पुनः उत्पादन है, पुनः प्रस्तुतिकरण है। फिर जब आपने देखा और फिर से सेशन को देखा, नोट्स को देखा, आपने देखा बहुत कुछ सही लिखा है मैंने, ये क्या है? मोटिवेशन मिलेगा आपको कि वेरी गुड, शाबाश। तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी। अगर मोटिवेशन की जगह पनिशमेंट मिल जाए तो लर्निंग नहीं होगी, ठीक। ये 4 स्टेजेस हैं। क्या है 4 स्टेजेस हैं? पहला है अटेंशन, अवधान। आपका ध्यान जाएगा उस बोबो डॉल को ऐसे, हामिदा बहुत बढ़िया, पंच करते हुए देखा बच्चों ने, उनका ध्यान गया। जी सोनी, उनका ध्यान गया। क्या है ये? अटेंशन है, अवधान है कि पंच या बोबो डॉल को मार रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, ये एक्शन पे उसका ध्यान गया बच्चे का। स्टेप 1 हुआ। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? रिटेंशन यानी अवधारण। बच्चे के दिमाग में ये चीज रुक गई। एमसीक्यू बुक बहुत अच्छी है मैम, वेरी गुड अंशु। उस पर पूरी टीम ने काम किया है क्योंकि मैं अकेले तो 4000 क्वेश्चंस नहीं निकाल सकती हूँ, और आप सभी का धन्यवाद उसके रिस्पॉन्स के लिए, ठीक। अगर हम बात करें अटेंशन की यानी अवधान की, रिटेंशन यानी अवधारण, दिमाग में रह जाना चीजों का। फिर क्या है? रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन, पुनः प्रस्तुतिकरण। अब दिमाग में रह गया, जब बोबो डॉल को उनको दिया गया एक रूम में, तो उन्होंने भी वो पंच करना शुरू कर दिया, है ना, उन्होंने भी पंच करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, उसको बुरे शब्द बोलना शुरू कर दिया। अब किसी ने अब बच्चे को क्या किया? मोटिवेट किया कि हाँ वेरी गुड, शाबाश, तुमको तो आ गया, तुमने तो सीख लिया, अब अगली बार वो और अच्छा करेगा, ठीक। अगर मैं बात करूं, अगर यहां मोटिवेशन की जगह पनिशमेंट मिल जाती, वेरी गुड मीना जी, अगर मोटिवेशन की जगह पनिशमेंट मिल जाती तो ये लर्निंग नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बच्चा कुछ गलत एक्टिविटी करता है आपकी आंखों के सामने, तो आपको उसे रोकने की जरूरत है। पनिशमेंट नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या उसको उस चीज में टोकने की जरूरत है। मान लो किसी बच्चे ने किसी को गाली देते हुए देखा मूवी में, अटेंशन गई, दिमाग में रह गई वो गाली, अगली बार कोई सिचुएशन आई और बच्चे ने गाली दे दी फटाक से, आप उसकी शक्ल देख रहे हैं, इसको गाली कहां से आ गई, हम तो बोलते नहीं है, है ना, और आपने क्या किया? आप उसको मोटिवेट नहीं कहोगे, बड़ा अच्छे शब्द बोल दिए बेटा, तुमको तो बड़ी अच्छी गालियां याद हैं, ये नहीं कहोगे। आप ही कहोगे बेटा ये नहीं करते, गालियां देना बहुत अच्छी बात नहीं होती, या डांटोगे या जो भी है पनिशमेंट अगर देते हो या इस चीज को मोटिवेट नहीं करते हो तो लर्निंग यहीं रुक जाएगी। ये बिहेवियर रीइंफोर्स नहीं होगा, वो आगे इसको रिपीट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने मोटिवेट कर दिया, अरे मेरा बच्चा तो बहुत प्यारी गाली देता है ना, तो क्या है? वो चीज फिर आगे के लिए लर्निंग हो गई, मॉडलिंग हो गई। मॉडलिंग की प्रोसेस में यही है कि आप किसी को कुछ करता हुआ देखते हैं, वो चीज रह जाती है, फिर खुद से करते हैं और मोटिवेट करते कोई तो सोने पे सुहागा। अब ये पॉजिटिव चीजों में तो अच्छा है। मान लीजिए आप रोटी बनाना सीख रहे हैं, आपने अपनी माताजी को या पिताजी को भी कह सकते हैं, हम थोड़ा सा जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेंगे, अलग एग्जांपल भी ले सकते हैं। खाना बनाते हुए देखा या किसी शेफ को रोटी बनाते हुए देखा, है ना, ऐसे ऐसे करके, या भटूरा बनाते हुए देखा, आप हल्दीराम गए हुए थे, वहां पे वो बनाते रहते हैं पीछे, और आपके दिमाग में ये चीज रह गई। पहले आपने अटेंशन यानी आपका ध्यान गया इस बात पे, ठीक। अब आपके दिमाग में ये रह गया क्या कि भटूरा बनाते कैसे हैं, रोटी बनाते कैसे हैं। आपने इसको फिर से प्रयोग किया, एक गोल रोटी बनाने की कोशिश की, भारत का नक्शा बन गया, लेकिन थोड़ा सा रोटी जैसा भी बना, तो अगली बार किसी ने मोटिवेट किया कि वेरी गुड, शाबाश, थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। तो अब क्या है? लर्निंग की प्रोसेस अच्छी होगी। जितनी बार आप यही चीज करते रहेंगे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, तो लर्निंग होती जाएगी। अगर पनिशमेंट मिल गई वहीं तो लर्निंग कमजोर होगी, ये कह सकते हैं, है ना। जैसे माय फादर यूज्ड टू से, उनको दोपहर का स्कूल होता था, तो मेरी जो मदर है उनका सुबह का स्कूल होता है, तो बीच में एक मेट थी, उनको बेसिकली 2 ही रोटी खानी होती थी और गर्म खानी होती थी। तो मुझे रोटी बहुत अच्छे से बनानी अभी भी नहीं आती है, बट हाँ चल जाता है, वो शेप एकदम अच्छी रहती है, बट सेकने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब उनको वो इतनी वाहियात रोटी की मेरी मतलब मैं देख के मुझे लगता था कि यार ये क्या बन गया, थोड़ी बहुत जल भी गई हो कहीं, या कई बार फूल जाए बस, तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बनाई है ये वो, है ना, और करारी तो है एकदम, और मतलब इंसान को इतना मोटिवेशन आ जाए कि पता नहीं उसने रोटी नहीं कुछ और के लिए जीत लिया है। तो ये क्या है? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अगर यही पनिशमेंट मिल जाए तो इंसान डीमोटिवेट हो जाएगा। कमियां बता सकते हो बट बिल्कुल डीमोटिवेट मत करो, बिल्कुल पनिश मत करो। अगर सही चीज के लिए आपको सिखाना है तो गलत चीजों को आप बच्चे की पनिश करना तो गलत होगा आज की डेट में, नेगेटिव रीइंफोर्स कर सकते हो या उसको रीइंफोर्स ना करो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अंजलि कहती है मेरे हस्बैंड मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। ये 4 मॉडलिंग की प्रोसेस हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखने की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। इस थ्योरी से हमें सीखने को मिलता है कि हम उन चीजों को बच्चे की रीइंफोर्स ना करें जो वो गलत सीख रहे हैं एनवायरमेंट से, उनको करें जो बेहतर हो, ठीक। हम बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, कैसे माहौल में रख रहे हैं, इस बात पे भी फोकस हो। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से ही जुड़ी हुई बात है वाइकेरियस लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का ही हिस्सा है वाइकेरियस लर्निंग। ऑब्जर्व करके ही तो आप इंडायरेक्टली सीख रहे हो ना, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हल्का फुल्का अंतर है जिसको जानने की कोई जरूरत आपको है नहीं। जैसे डांस सीखते हैं कई लोग, आपने डांस मूव करते हुए देखा किसी को, ध्यान गया आपका, ऋतिक रोशन को या जिसको भी, आपके दिमाग में रह गई। डीजे पे गाना बजा शादी में, आपने वही चीज रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, रेप्लिकेट किया, और किसी ने कहा अरे बहुत बढ़िया, तुम तो बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे डांस करते हो, तो क्या हो गया? मॉडलिंग हो गई, ठीक है। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है नहीं? होपफुली क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।
हमने इससे बहुत कुछ सीखा इस थियरी से कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कुछ नहीं था, बीपीई से याद रखो, इसको ARRM से याद रख लो, या ARPR से भी याद रख सकते हो। इसको रिप्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन भी आ सकता है, इसको रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं, मोटिवेशन को, तो नाम इनके अलग अलग हो सकते हैं। ARRM, ठीक, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। फिर है नेक्स्ट चीज सेल्फ एफिकेसी की हमने बात कर ली थी। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की कोई बात कर रहा है तो उसमें बीपीई यानी बिहेवियर, पर्सन और एनवायरमेंट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। ये बात मैंने आपको कही थी उसमें, एक बार फिर से देखना वहीं से पूरे सेशन को, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। बिहेवियर यानी एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसके एनवायरमेंट को प्रभावित करेगा, जो एनवायरमेंट है उसके व्यवहार को प्रभावित करेगा, और ये दोनों मिलकर के व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। एज अ पर्सन उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो सोचने शक्ति है, उसकी जो रीजनिंग है, उन सब चीजों को प्रभावित करेगा। ठीक है बात। चलिए फिर, वर्किंग हूँ सो लाइव देखने का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, माना रिकॉर्डेड देख लिया करो। अभी तो क्लास पर 1 चढ़ी और खत्म भी हो रही है, कोई बात नहीं, कल फिर से मिलेंगे, है ना। और 7 बजे रखेंगे कल का सेशन भी, अगर 3 बजे हुआ तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक, आप कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, एक बार मैं क्लियर कर दूंगी। आसान सी है ये, अगर इसको 2 बार देखोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। नेहा, कहाँ समस्या हो रही है बताओ? इतनी आसान थियरी में अगर कंफ्यूजन बाकी है तो कैसे जीवन चलेगा, हैं? चलिए फिर, ये पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेना पीडीएफ से भी। ठीक, कोहलर की थियरी का मैंने बताया तो था आपको, एजुकेशनल इंप्लीकेशन इनडायरेक्टली समझना होता है कई बार। उसमें सिंपल है कि वो बच्चे जो जिनकी बुद्धि तेज है, जिनका इंटेलिजेंस का स्तर अच्छा है, उनको हम कोहलर वाले मेथड से, इंसाइटफुल लर्निंग से उनको प्रॉब्लम देंगे, उनको सोचने देंगे। और जो बच्चे धीमे सीखते हैं उनको हम ट्रायल एंड एरर से सिखाएंगे। ठीक है, उसमें संज्ञान का ज्यादा प्रभाव है। मिलते हैं कल, और थैंक यू। ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल चुकी है, धन्यवाद। 3 पे ले आएंगे।